अमेरिका की 120 साला चुनावी तारीख में पहली बार बड़ी तादाद हालिया सदारती इंतखाबात में वोट पड़े हैं। पोलिंग के दौरान डाले गए अभी लाखों वोट गिने जाने हैं। बाइडेन ने 71 मिलियन से जायद वोट हासिल करके तारीख रकम कर दी है। इलेक्शन के 3 दिनों बाद भी ट्रंप और जो बाइडेन दरकार इलेक्टोरल वोट्स हासिल नहीं कर पाए हैं। इसी बीच बाइडेन ने कहा है कि हमें वोटों की गिनती से मुतल्लिक ट्रंप के दावों से लड़ना होगा। ट्रंप और बाइडेन की जानिब से जीत के दावों के बाद सदारती इंतखाब की दौड़ के मुकाबले का दर्जे हरारत बढ़ता ही जा रहा है। एरिजोना, नेवाडा, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया की रियासतों से मिलने वाले नताइज तक अब फैसला महदूद हो गया है। ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि हतमी नतीजा कब आएगा, ताहम इलेक्टोरल कॉलेज में ट्रंप के जीतने के इम्कान कम दिखाई दे रहे हैं। मैसाचुसेट्स के 2 टाउन्स में जो बाइडेन सिर्फ 1 वोट से जीत दर्ज किए हैं। दोनों टाउन्स ने गुज़िश्ता इंतखाबात में ट्रंप के हक में वोट दिया था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अबूरी रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सिवार असेंबली में ज़िमनी इंतखाब का हुक्म दिया था, जिस पर नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाली थी, मगर हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब्दुल्ला आजम खान ने असेंबली की रुकनीयत रद्द किए जाने के हवाले से हाई कोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। हालांकि इससे पहले जनवरी में अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने इलेक्शन मनसूख किए जाने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट में उस पर आज सुनवाई टल गई। अब इस मामले पर 27 नवंबर को समाअत होगी। 22 अक्टूबर को फाइल किया गया था। करीब 15 दिन के समय उनको मिल गई थी। उसके बावजूद भी उन लोगों ने तैयार नहीं हुआ था, तो इसलिए काउंटर के लिए है। तो बाद में काफ़ी उनका रिक्वेस्ट पर जो है कोर्ट ने एक समय ग्रांट किया है। आपने नहीं कहा कि जब पर्याप्त समय साथ दे दिया? हाँ, हमने बोला हमारे तरफ से कि हमको इनको 15 दिन पहले ही कॉपी सर्व कर दिया गया था। ये जानबूझ के जो है काउंटर नहीं फाइल किया है, जिससे कि हमको जेल में रहना पड़ा। अदालत का क्या? कोर्ट ने भी इसको एडवाइट फील किया कि आपको फाइल कर देना चाहिए था, पर रिपीटेडली रिक्वेस्ट करने पर सीबीआई की तरफ से उन्होंने समय ग्रांट किया है और कहा कि 23 नवंबर तक फाइल कर दीजिए, जिससे कि ये रिकॉर्ड पर भी लग जाएगा। हमको कॉपी भी दे देने के लिए 27 नवंबर जो है उस दिन फिक्स किया है हियरिंग के लिए। आप क्या कुछ उम्मीद है? कितनी निराशा हुई आज सीबीआई की एक्टिविटी से और आगे आने वाले समय में कितना उम्मीद है आपको? वो तो हाफ सेंटेंस हो गया है। जिस दिन भी फाइनल सुनवाई होगी बेल मिलेगी ही। पर वो केवल सीबीआई जानबूझ के उन लोगों ने फाइल नहीं किया, जिससे कि और 15 दिन ही जेल में रह जाए। तो इसमें अगर बेल हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा। लोग कहते हैं कि अलग अलग सजा चलने वाला प्रावधान है। कुछ नहीं, उसको कोर्ट पिछले में डिसाइड कर चुकी है। वो जब फाइनल हियरिंग होगा अपील का, अभी ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पर वो मुद्दा नहीं है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में फ़िरक़ावाराना फसादात के मामले में ताहिर हुसैन को नाअहल करार देने के फैसले पर रोक लगा दी गई है। ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने काउंसिल के ओहदे के लिए ताहिर हुसैन को नाअहल करार दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने म्युनिसिपल इदारे के फैसले पर रोक लगा दी है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत की अशिया पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेज़न के साथ, जो दिन में सिर्फ 3 बार हॉट डील का ऐलान करता है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 13 नवंबर तक। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 13 नवंबर तक। जब एक नौजवान कलेक्टर निवास आया तो ये एक सूखी जमीन थी। उनके दफ्तर में आने वाले गांव के तमाम लोग उनसे कुछ करने की इल्तिजा करते। उमराव ने बड़े किसानों को माशी तौर पर मुत्तहिद किया और न सिर्फ बड़े किसान बल्कि हर किसान खुशहाल हो गया। उमराव का मॉडल आज भी दुनिया में सबसे अच्छा माना जा रहा है। 2006 में उमाकांत उमराव देवास के जिला कलेक्टर के रूप में पहुंचे। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं ज्वाइन किया तो बहुत लोग कलेक्टर से मिलने आते हैं
किसी भी सेगमेंट से, सोसाइटी से मेरे पास जो आए थे मिलने, उनकी चर्चा का कोई विषय रहा होगा, लेकिन लास्ट पॉइंट उठने के पहले एक बोलते थे कि सर पानी के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो ये रेगिस्तान बन जाएगा। फैक्ट ये है, केवल रूरल एरियाज को देखें तो मोर देन 90% वाटर केवल हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। इसको यदि आप इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में देखें तो ये है कि 90% वाटर रूरल एरियाज में हम प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिट के लिए करते हैं यूज़। तो हमारे नैरेटिव्स में ये आना चाहिए कि हम कैसे गांव की जो 66% 70% पॉपुलेशन है, उसकी जो इकोनॉमिक नीड है, जिसकी वजह से पानी यूज हो रहा है, उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे विदाउट कंप्रोमाइजिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर। इस मॉडल के तहत सभी बड़े किसान जो सिंचाई के लिए अधिकांश भूजल का उपयोग करते थे, वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए अपने भूमि पर बड़े लेकिन लागत प्रभावी खेत तालाबों को खोदने के लिए आश्वस्त थे। वो कम अवधि की होने वाली पानी की दिक्कतों से उन्हें निजात दिलाएगा और साल में 2 फसलों के लिए उनके जल संकट का समाधान होगा और उनकी उत्पादकता को बढ़ाएगा। और पूरे क्षेत्र के लिए भूजल को बढ़ावा मिलने से सभी छोटे किसानों को लाभ होगा। फौज की 2RR की जानिब से एक अहम कदम उठाते हुए वादी कश्मीर की लड़कियों के लिए पहली बार ट्रैकिंग प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं। शालटैंग HMT श्रीनगर में कायम 2RR के हेडक्वार्टर से फौज के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मलिक ने हरी झंडी दिखाकर इन लड़कियों को रवाना किया। ये लड़कियां वादी के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों से ताल्लुक रखती है। लड़कियों ने कोरोना वायरस के दौरान खेल सरगर्मियों में खास तौर पर ट्रैकिंग को तरजीह दी है। ये लड़कियां टंगमर्ग के बदरकोट और गुलमर्ग की ऊंची ऊंची चोटियों पर ट्रैकिंग करेंगे। फौज ने कोरोना वायरस के दौरान बच्चों को जहनी तनाव से बाहर निकालने और उन्हें फिर से खेल सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने की गर्ज से इस तरह की पहल शुरू की। इन लड़कियों को फौज की जानिब से तमाम तर सहूलियात मुफ्त में दी जा रही है। ट्रैकिंग के कैंप शुरू होने पर लड़कियों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया। कश्मीर में पहले ट्रैकिंग का रुझान 0 के बराबर था, अब ट्रैकिंग का काफ़ी रुझान बढ़ गया है। अगर देखा जाए कश्मीर में विमेन के लिए इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है कि हम ट्रैकिंग वगैरह पे जाए, लेकिन इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया हमारे लिए। हम बहुत एक्साइटेड है और ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और हम इसे याद रखेंगे कि हमेशा अपनी जो पैशन है उसको आप परसू करें, फॉलो करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं फर्स्ट टाइम ट्रैक पे आ रही हूँ, इनके साथ कोलैब किया हमारे कॉलेज वालों ने, तो ये सब मैं पहली बार कर रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब करने के लिए, एडवेंचर देखने के लिए। मैं पहली बार आई हूँ आर्मी के साथ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे देख के, और इतने सारे लड़कियाँ यहाँ पे, तो मुझे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे लगता है कि हर एक लड़की को आना चाहिए। घर से बाहर जब लड़की निकलती है तो बहुत अच्छा होता है। हाँ जी, हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स हो, हमें ऐसे मौके मिले कि हम भी ट्रैकिंग जाए। मुझे उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लड़कियों को आगे आने के लिए इजाज़त दे ताकि वो भी अपना हुनर दिखाए। अच्छा सेटअप उठाया गर्ल्स का, जो यहाँ पे ट्रैकिंग का प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया इन्होंने। फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब प्रोग्राम्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें गर्ल्स बढ़नी चाहिए। ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया आज इंडियन आर्मी ने। लव जिहाद का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। यूपी, MP और हरियाणा के बाद बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार चौथी रियासत कर्नाटक में भी मुबैना लव जिहाद के मामले पर कानून साजी की बातें उठ रही हैं। कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा ने रियासत में मुबैना लव जिहाद को खत्म करने के लिए कानून साजी के इशारे दिए हैं। वहीं रियासत के वज़ीर दाखिला बसवराज बोमई और कनाडा एंड कल्चरल मिनिस्टर CT रवि मुबैना लव जिहाद के खिलाफ कानून साजी की खुलेआम वकालत कर रहे हैं। दूसरी जानिब ओपोजिशन पार्टियां और कानूनदा हुकूमत के इस मुजव्वज़ा कानून को गैर दस्तूरी करार दे रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाते हुए कहा कि सिर्फ शादी के लिए मजहब की तब्दीली दुरुस्त इक़दाम नहीं है, जिसके बाद ये सारी हंगामा आराई देखी जा रही है। लव जिहाद का डेफिनेशन क्या, पहले ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट भी माना है कि लव जिहाद कोई चीज़ नहीं है, और पार्लियामेंट हाउस में जो होम मिनिस्टर साहब
किशन रेड्डी साहब ने कहा कि लव जहाद कोई माने नहीं है, फिर भी कर्नाटक गवर्नमेंट आज कानून बनाने जा रही है कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशन है। इशू नहीं है, कोई डेवलपमेंट की बात उनके पास नहीं है। उनका एक साफ तौर पर एक खुला मंशा सीटी रवि के इस बयान से जाहिर होता है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जात पात के नाम पर कम्युनल हेट्रेड लोगों के जहनों में, दिलों में दाखिल करके आगे का इलेक्शन 2024 की तैयारी नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत कर रही है। उसी ज़िमन में इस तरह के बयान आ रहे हैं। आर्टिकल 21 मेरे चॉइस के हिसाब से मैं शादी करूँगा, मुझे लिबर्टी है, मेरे को मेरी लाइफ की प्रोटेक्शन और लिबर्टी ऑफ चॉइस है, तो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आर्टिकल फंडामेंटल राइट को देखते हुए ऐसा कानून नहीं बना सकते, ये कानून को कॉन्ट्ररी करता है, ये वाइड होगा। कि ये जो संघ परिवार के जो लीडर्स है, मंत्रीज है, बीजेपी का जो एमएलए है, एमपी है, जो पहले आपने जो शादी किए जो दूसरे रिलीजन के जो लेडीज से, छोड़ दो पहले उनको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे जो लड़की उन लोगों को दिए हो, कोई मुस्लिम बच्चों को दिए हो, पहले उनसे ले लो, तुम्हारे घर में रख लो। यही डेफिनेशन लव जिहाद है तुमने। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना जारी है। इस मुबारक महीने की खुशियों में सफाई कर्मचारियों को शामिल करने की अनोखी पहल बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल, मुर्सी मिशन और प्रिया बेकरी के नुमाइंदों सफाई कर्मचारियों में इन दिनों मिठाई और ब्रेड तकसीम कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचकर सफाई कर्मचारियों के साथ ईद मिलाद की खुशियां बटोर रहे हैं। इन रजाकारों का कहना है कि सफाई कर्मचारियों की खिदमत काफ़ी अहम होती है। अगर ये अफराद एक हफ्ते तक काम न करे तो पूरे शहर में गंदगी फैल सकती है, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती है। लिहाजा उनकी इस खिदमत का एतराफ़ करते हुए एक छोटी सी मदद फराहम की जा रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरों, गरीबों की मदद करने की तलकीन की है, इसलिए ये खिदमत अंजाम दी जा रही है। दे रहे हैं, ये खुशी का महीना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है, सीरत का महीना है। पहले राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो है HBR में, HBR लेआउट में काफ़ी राशन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये हम लोगों का सिलसिला जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से हम लोगों का चलता ही है। बिकॉज इन लोगों को, इन गरीबों को कौन देखता है बोलो, इन लोगों का हम लोग ख्याल करना चाहिए, इन लोगों के जो है मदद करना चाहिए। बिकॉज ये लोग जो है हमारे बहुत काम आते हैं, मतलब जो भी पाकी सफाई करने में ये लोग जो है आगे बढ़कर आते हैं, काम करते हैं, तो इन लोगों का हमारा ख्याल रखना चाहिए। इंटेंट थ्रू द लॉकडाउन बिकॉज वी हैड scenes and scenarios where people would throng at our factory and they would not have even probably money to buy the bread, and these are all good people. यानी अगर ये लोग कुछ दिन के लिए भी काम बंद कर दिए तो हालत बेंगलुरु की ख़राब हो जाएगी। ये एक तो वो है, उनके काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है शहर के लिए, वो काम सराहना है। उसके अलावा जो तबका है, इनको कभी भी एक निचली दर्जे पे देखा जाता है, और इस्लाम की जो तालीम है, ऐसे मजलूमों के साथ, ये नीचे तबके के साथ हमदर्दी की जो सबक सिखाया गया है हमारे हुजूर ने, तो उसका एक छोटा अमल हम कर रहे हैं। इसको और बड़े तरीके से करना चाहिए। तो जिनकी खिदमत हो रही है, इनकी शिकायत रहती है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं, हमारी हिम्मत अफजाई करने वाला कोई नहीं। तो ऐसे मौके में इनकी हिम्मत अफजाई के लिए खिदमत करना इनके लिए बहुत ही हिम्मत अफजाई की बात है। कौन बनेगा करोड़पति के इस सीजन में पहली खातून करोड़पति रांची की नाजिया नसीम बनने वाली है। 7 करोड़ का चेक जीतकर रकम तारीख करने का इम्कान है। नाजिया इस सीजन की पहली करोड़पति कंटेस्टेंट बन गई है। मेकर्स की तरफ से शो का एक प्रोमो रिलीज किया गया है। प्रोमो में नजर आ रही नाजिया नसीम ने 1 करोड़ के सवाल का सही जवाब दिया है। इस प्रोग्राम के होस्ट अमिताभ बच्चन भी जोश के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि नाजिया ने 1 करोड़ रुपए अपने नाम कर लिया है। नाजिया की इस कामयाबी से रांची में मुकीम उसके घर वाले बेहद खुश है। रांची समेत मुल्क भर के लोग इस शो को देखने के लिए बेताब है। ये शो 11 नवंबर को 9 बजे शब टेलीकास्ट होगा। फिलहाल नाजिया दिल्ली में है। 9 नवंबर को उनके रांची आने की उम्मीद है। हम तो देखते हैं उसको जब से बचपन से ही बहुत ही ज़हीन बच्ची थी जी, और पढ़ने लिखने में इसको ज़्यादा मन तो लगता था, लेकिन थोड़ा पढ़ती थी और ज़्यादा समझती थी।
और ये किसी भी पैराग्राफ को अगर एक मरतबा देख ले तो दोबारा उससे आप पूछ लीजिए, तो लाइन बाय लाइन उस पैराग्राफ को बताती थी। वो मैंने अपने स्कूल लाइफ में इतनी माने तेज थी, और हम तो देखते हैं उसको कि जब से मैंने अपनी लाइफ यानी रियल लाइफ में जब कदम रखी है तब से वो अचीवमेंट पर अचीवमेंट करते जा रही है। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था आदमी कि इतना बड़ा है। हम लोग सोचे थे कि हाँ ठीक है चलो खेलेगी, अपना खेलना है, लेकिन मम्मी के लिए, पापा के लिए, तो पापा और मम्मी का पूरे समाज के लिए, पूरे झारखंड के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश महकमे अक़लियती फलाह बहबूद ने मसाजिद कमेटी को तहलील करते हुए दफ्तरी उमूर के लिए सुप्रीडेंट यासिर अरफात को तफवीज़ कर दी है। महकमे अक़लियती फलाह बहबूद के अहकाम को मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी ने ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करार देते हुए न सिर्फ मानने से इनकार कर दिया है बल्कि अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि मसाजिद कमेटी और तनाज़ात का चोली दामन का साथ हो गया है। एक तनाज़ा खत्म नहीं होता कि दूसरा तनाज़ा शुरू हो जाता है। अभी तक आइम्मा व मौज़नीन की तनख्वाहों का मामला उलझा हुआ था कि रियासती हुकूमत के फरमान से नया तनाज़ा शुरू हो गया है। हालांकि महकमे की जानिब से जारी करदा अहकाम में दफ्तरी उमूर के लिए तमाम इख्तियारात मोहतमिम को तफवीज़ किए गए हैं, मगर मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी SM सलमान ने अहकाम को रूल्स और गज़ेट नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी मानते हुए चार्ज देने से इनकार कर दिया। मसाजिद कमेटी के चार्ज को लेकर मसाजिद कमेटी के मोहतमिम यासिर अरफात कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। शासन का आदेश हमें प्राप्त हो चुका है और उसमें आवश्यक कार्रवाई है तो हमें अग्रेषित किया गया है आदेश। इसकी सूचना हमने सचिव मसाजिद कमेटी और अध्यक्ष मसाजिद कमेटी को दे दी है और उन्होंने आदेश प्राप्त कर लिया है। अब चार्ज का मसला है तो हमने नोटशीट प्रस्तुत कर दी है, जिसे चार्ज दे दिया जाएगा, शासन को सूचित कर दिया जाएगा। मेरे द्वारा समस्त वित्तीय कार्यों पर वित्तीय कार्य संपादन करने पर शासन के आदेश अनुसार रोक लगा दी गई है। कोई भी कार्य अभी पूर्व कमेटी द्वारा नहीं किया जा सकता। मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी SM सलमान का कहना है कि महकमे अक़लियती फलाह व बहबूद ने जो अहकाम जारी किया है इससे गज़ेट नोटिफिकेशन और मसाजिद कमेटी के क़वानीन की खिलाफ वर्जी होती है। इस मामले को लेकर हम अदालत से रुजू करेंगे। जो इमाम मौज़िन की तनख्वाहें नहीं मिल पा रही थी और कल जो हमसे सवाल पूछे गए उसमें हमने कहा कि जो ऑफिसर हैं फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो उसी के रिएक्शन में उन्होंने एक आदेश जारी करा है कि आपकी कमेटी को हमने निरस्त कर दिया है और आपको जिम्मेदारी दी है कि तमाम अध्यक्ष और जितने मेंबर्स हैं उनको सूचित करें आप और किसी और को यहाँ पर चार्ज दे दें। ये सर मध्य प्रदेश राजपत्र में जो गज़ेट नोटिफिकेशन हुआ था मसाजिद कमेटी के रूल्स का, उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसमें धारा 4E के अंदर स्पष्ट दिया गया है कि जब तक नई कमेटी का गठन होकर गज़ेट नोटिफिकेशन में डिक्लेयर नहीं होगी और वो आके चार्ज लेगी, हम चार्ज उसी को दे सकते हैं। वादे है कि मार्च में जब सूबे में इख्तिदार की मुंतकली हुई थी तो 20 अप्रैल 2020 को भी अहकाम जारी किया गया था। मसाजिद कमेटी को भेजे गए ऑर्डर में GAD के अहकाम 20 अप्रैल 2020 के हवाले से लिखा है कि मजमून के सिलसिले में ज़िमनी ऑर्डर के जरिए रियासत की मुख्तलिफ कॉरपोरेशन, मंडल, अथॉरिटी, परिषद कमेटियों और दीगर इदारों के सुदूर, नायब सुदूर, संचालक, मेम्बरान की गई नामजदगी फौरी तौर पर मुस्तरद की जाती है। इंचार्ज महकमे अक़लियती बहबूद के जरिए लिखा गया है कि इस अहकाम पर आपके जरिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, लिहाजा मुतालिका ऑर्डर के मुताबिक मसाजिद कमेटी के नामजदगी फौरी तौर पर खत्म होने के सबब आप अपनी सतह पर सदर, नायब सदर और मेम्बरान को इस मतन से मुतला करें और अपना चार्ज मोहतमिम यासिर अरफात को फौरी तौर पर सौंप कर अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद हों। कमेटी के रुख से ये मामला मजीद तनाज़ा इख्तियार करता जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। बेंगलुरु में एक ईसाई ट्रस्ट में हुई बदनवानी के खिलाफ अखिल कर्नाटक कैथोलिक क्रिश्चियन संघ ने एहतजाज किया। इस तंजीम के कारकुनों ने आर्च बिशप पीटर मिचाडू के दफ्तर पहुंचकर एहतजाज दर्ज किया और फादर पैट्रिक पिंटू के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। एहतजाज करने वाले ने कहा कि बेंगलुरु में कायम आशा ट्रस्ट में तकरीबन 3 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ट्रस्ट के डायरेक्टर रहे फादर पैट्रिक पिंटू इस बदनवानी के लिए जिम्मेदार है, लिहाजा मामले की जांच मुकम्मल होने तक फादर पैट्रिक पिंटू को
मजहबी अमूर के अंजाम देने से दूर रखा जाए। इस तंजीम से वाबस्ता रीता रेनी और रफाइल राज ने कहा कि आशा ट्रस्ट का मकसद गरीब और देहात के तलबा की मदद करना है। इस मकसद के लिए ट्रस्ट को बैरून ममालिक से फंड्स हासिल होते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन में नरमी के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने मुसाफिर बसों और मिनी बसों के चलने के लिए एक सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर के मुताबिक गाड़ियों में सिर्फ 50% मुसाफिर सफर करने चाहिए। इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गाइडलाइंस का पूरा ख्याल नहीं रखा जा रहा है। पेश है जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू शहर की इन तस्वीर से ये वाज़ेह हो रहा है कि सरकारी गाइडलाइंस की किस तरह खुलेआम खिलाफ वर्जी हो रही है। SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। सरकार की जानिब से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक मुसाफिर गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जरूरी है। गाइडलाइंस के मुताबिक गाड़ी में सिर्फ 50% मुसाफिर बैठने चाहिए, लेकिन यहाँ इसके बरक्स हो रहा है। अगरचे ट्रांसपोर्टर हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो मुसाफिरों की तादाद के हवाले से हिदायत पर अमल पैरा नहीं है। लोग भी हुक्काम से इस रुझान को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर रहे हैं। जब से ये लोगों का बहुत ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हुआ है और हमने देखा है कि कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे वो मेटाडोर्स हों या फिर जो सरकारी बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, वहाँ देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा कोई चेक नहीं कर रहा है। लोगों ने मास्क भी नहीं पहने होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, प्लस जो 50% का जो देखने का दायित्व जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, कंसर्न डिपार्टमेंट्स का, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेटाडोर में बिल्कुल जैसे पहले हुआ करता था वैसे सवारियाँ हैं और किराया बिल्कुल जितना है वही ले रहे हैं। बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंस, ना मास्क भी नहीं होती है, मास्क भी बहुत कम लोग लगा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ एक चेक रखना चाहिए कि इस किस्म का वायलेशन नहीं होना चाहिए। जहां 50% का उन्होंने एक कैपेसिटी क्राइटेरिया रखा है, धड़ल्ले से उसका वायलेशन हो रहा है। एक तो जम्मू के बीच में ऑलरेडी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, पीछे अगर हम पास्ट में जाएं तो काफ़ी सफ़र किया है लोगों ने, नो डाउट ट्रांसपोर्टर सफ़र हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि SOPs का आप वायलेशन करेंगे। रीजनल ट्रांसपोर्ट हुकाम का कहना है कि ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि गाइडलाइंस को लागू करें। उधर पुलिस का कहना है कि वो हिदायत को लागू करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। देखने में आ रहा है कि लोग जो काफ़ी देर से घरों में बंद थे वो धीरे धीरे बाहर और ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल हो रही है। लोग काफ़ी बाज़ारों में निकल रहे हैं। फेस्टिवल को लेकर 3-4 दिन से हम देख रहे हैं बाज़ारों में काफ़ी रश है। तो कुछ SOP से लेकर हमने तमाम इनको मीटिंग में भी बुलाया है। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि SOP का पालन करवाइए। तो उसमें खाली ट्रैफिक पुलिस ही नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट भी हैं जिसमें उनको गाड़ी चलाने की लिमिटेड परमिशन मिली है। यूं ही और उनके नंबर इंक्रीज़ होते हैं तो ये इसमें काफ़ी इजाफा हो जाएगा। गाड़ियाँ भी उनके पास कम है, तो जैसे ही उनको परमिशन मिलेगी तो ये भी मसला आपका हल हो जाएगा। आम लोगों को उम्मीद है कि पुलिस खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई करेगी ताकि कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसाद का ये पूरा मामला है। उमर खालिद पर केस चलाने की इजाज़त दिल्ली हुकूमत ने टेरर ट्रायल की इजाज़त दी है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें UAPA के तहत गिरफ्तारी हुई थी। अब दिल्ली हुकूमत ने टेरर ट्रायल की इजाज़त दे दी है। दिल्ली में हुए फसादात के हवाले से एक बयान का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत उमर खालिद के खिलाफ केस दर्ज किया। न सिर्फ UAPA बल्कि सेडिशन और भी 18 सेक्शंस के तहत दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद के खिलाफ केस दर्ज किए और उमर खालिद को तिहाड़ जेल लिया गया। इसी हवाले से अब जो अहम खबर सामने आ रही है, दिल्ली हुकूमत ने टेरर ट्रायल की इजाज़त दी है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को शुमाल मशरक़ी दिल्ली में फसादात के मामले से जुड़े हुए केस में उन पर केस लगाया था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि जिस तरह से दिल्ली में फसादात बरपा हुए, उमर खालिद ने कॉन्स्पायर किया था इस पूरे मामले को लेकर के, और इसी हवाले से UAPA का एक्ट उमर खालिद पर लगा और भी सेक्शंस के तहत केस दर्ज हुए हैं। और अब जो है टेरर ट्रायल की इजाज़त दी गई है दिल्ली हुकूमत की तरफ से।
नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।